सभी विद्यार्थियों को इम्प्रेसिव मैथ मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है उसको समझने वाले हैं कि आखिर त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, उन सभी क्वेश्चन को हम बहुत ही कम समय में कैसे हल कर सकेंगे। तो उस प्रश्नों को हल करने से पहले त्रिकोणमिति पर आपको समझ बनाना बहुत ज़रूरी है कि त्रिकोणमिति में सबसे पहले यानी बेसिक में हम क्या जानेंगे। सबसे पहले आधार जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो समझेंगे यहाँ पर कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, यानी ट्रिगोनमेट्री का मतलब क्या होता है। तो देखिए शब्द में ही इसका अर्थ लिखा हुआ है। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब 3 होता है, ठीक है। और कोण का मतलब क्या होगा, देखिए इसमें 3 भाग है। त्रि हो गया 3 और कोण का मतलब हो गया कोण, ठीक है। और मिति का मतलब होता है माप, यानी 3 कोणों की माप। तो 3 कोण आखिर किस आकृति में दिया हुआ है। 3 कोण जो होता है वो किस में होता है, वह त्रिभुज में होता है, यही होता है ना। तो 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण। तो आखिर 3 कोण की माप, तो 3 कोण की माप के यानी 3 कोण किस में है, तो ये त्रिभुज में होता है। तो यानी त्रिभुज की माप ये हो गया, क्या हो गया, इसको हम लोग कहेंगे त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप। अब त्रिभुज की माप जो है इसमें देखना है कि त्रिभुज में कितने भाग होते हैं। कहने का मतलब इसमें कोण भी है और कोण के साथ साथ और क्या होता है। तो त्रिभुज में देखा जाए 3 कोण होता है। कितने कोण होता है, तो 3 कोण होता है, ठीक है ना। और क्या होता है कि 3 भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। तो इस प्रकार क्या हो गया, 3 और 3 कितना हो गया, 6। तो त्रिभुज के कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। इसे फिर से समझ लिया जाए कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया। त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों की माप। तो 3 कोण किस में पाया जाता है, त्रिभुज में। तो यानी त्रिभुज की माप, तो त्रिभुज को हमको समझना पड़ेगा। तो त्रिभुज में कितने भाग होते हैं, तो त्रिभुज में 6 भाग होते हैं। 3 कोण हो गया, देखिए है ना यहाँ पर 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण हो गया। अब ये देखिए 3 भुजा, एक भुजा ये हो गया यहाँ से ऐसे, दूसरा और ये हो गया तीसरा। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। इस प्रकार क्या होगा कि त्रिभुज के 6 भाग हैं। यही कोण और भुजा में क्या होगा कि त्रिभुज में हम संबंध स्थापित करेंगे। देखिए संबंध का मतलब ये हो गया कि इसमें जैसा कोण दिया हुआ है उसके हिसाब से उसके भुजा होगा, और जैसा भुजा है उसके हिसाब से उसका कोण होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर है तो 2 कोण बराबर होगा, यदि 2 कोण बराबर है तो 2 भुजा बराबर होगा। इसी तरह से इसको संबंध समझना है। दूसरी बात क्या है कि इसमें जब कोण दिया हुआ रहेगा तो दिए हुए कोण के आधार पर, जब कोण दिया हुआ है तो हम भुजा को ज्ञात कर सकते हैं, और जब भुजा दिया हुआ है तो उसके आधार पर हम कोण को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद पढ़ना है कि त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे वह त्रिभुज का नाम क्या होता है। तो उस त्रिभुज का नाम क्या होगा, समकोण त्रिभुज। इसको ध्यान से समझना है कि त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज का हम अध्ययन करेंगे उसका नाम क्या हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि एक कोण कितना होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब जैसे मान लिया जाए ये त्रिभुज है, ठीक है ना, ये त्रिभुज है, ये 2 भुजा जो है ना, ये 2 भुजा एक दूसरे पर लंबवत है, यानी एक दूसरे पर खड़ा है। देखिए इस पर ये खड़ा है और इस पर जो है ना ये खड़ा है। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। फिर से समझ लिया जाए कि समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, जिस त्रिभुज का एक कोण जो है ना, एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब बाकी जो 2 कोण है, ठीक है ना, ये 2 कोण हो सकता है कि बराबर भी हो आपस में, या हो सकता है कि कोई बड़ा या कोई छोटा हो सकता है। तो इसमें देखिए कोण कितने प्रकार का हो गया। इस कोण का नाम क्या हम बोलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे समकोण, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, समकोण, यानी 90 डिग्री का। दूसरी बात, एक कोण यहाँ पर भी है, एक कोण यहाँ पर भी है। तो इस दोनों कोण को हम लोग कहेंगे न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण। इसको भी कहेंगे न्यून कोण, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण जो है ना, एक कोण 90 डिग्री का होता है, और बाकी जो शेष 2 कोण होते हैं वो न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, देखिए न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। ये भी 90 डिग्री से छोटा और ये भी 90 डिग्री से छोटा। इतना ध्यान रखना है
कि न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब देखिए इस आधार पर हम कुछ आकृति को लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाया, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज ये है क्योंकि 90 डिग्री है यहाँ पर एक कोण। अब यहाँ पर दोनों न्यून कोण, एक कोण मान लिया जाए कि यहाँ पर 30 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों मिला के कितना होता है 180 डिग्री। तो जब तीनों मिलाकर के 180 डिग्री होता है, बाकी दो कोण दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे तो वाला निकल जाएगा ना। फिर से समझा जाए कि तीनों को मिला करके इसमें 180 दिया हुआ है और दो को मिला के कितना दिल है 90 और 30 कितना होता है 120, तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा 60 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि सही में ये न्यून कोण होता है कि नहीं होता है। तो न्यून कोण किसको कहते हैं, 90 से छोटा। तो देखना है कि यहाँ पर भी 90 से छोटा है, यहाँ पर भी 90 से छोटा होता है। इस तरह से क्या है, ये साबित हो गया कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी जो शेष दो कोण है ये 90 से छोटा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण। और 80 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं, समकोण। अब यहाँ पर तो हमने कोण को समझ लिया कि कोण जो है से तीन कोण होता है, तीनों कोण कैसा कैसा होता है। तो इसमें फिर से एक बार देख लिया जाए कि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तो उसको समकोण कहेंगे। बाकी दो कोण कितने डिग्री का होता है, 90 से छोटा, तो उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि समकोण त्रिभुज में तीन कोण होता है, तो एक कोण समकोण और दो कोण जो बचिया सो 90 डिग्री से छोटा यानी न्यून कोण होता है। अब इसकी भुजा के बारे में हम लोग जाने, क्योंकि यहाँ पर हमने समझा कि तीन कोण तीन भुजा यानी 6 अंग है इसका, तो 3 अंग के बारे में समझ गए यानी 3 कोण के बारे में हमने समझ लिया। अब भुजा का नाम देखना है कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का नाम क्या होता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि जैसे यहाँ पर हमको पढ़ना है भुजाएं, क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाएं। तो देखा जाए समकोण त्रिभुज की भुजाएं, इसका नाम होता है, एक का नाम होता है कर्ण, एक का नाम होता है लंब, ठीक है, और एक का नाम होता है आधार। ध्यान से समझना है, ठीक है। एक का नाम होता है कर्ण, एक का नाम होता है लंब, एक का नाम होता है आधार, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ये समकोण बनाने वाली भुजा ये हो गया, यानी एक दूसरे पर जो लंबवत रहता है, जिस भुजा के द्वारा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है, ये दोनों भुजाओं को क्या कहेंगे, समकोण बनाने वाली भुजा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक तिरछा ये भुजा हो गया। तो इसमें देखा जाए आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो जो तिरछा होता है सो सबसे बड़ी भुजा है। तो यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये सबसे बड़ी भुजा नज़र आ रहा है। तो इस भुजा को क्या कहेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको क्या कहेंगे, उसको बोला जाता है कर्ण, ठीक है। अब इसमें जो बच गया, इसमें जो बच गया, इसको एक का लंब एक का आधार बोला जाता है। तो हो सकता है कि लंब ये भी हो सकता है, लंब ये भी हो सकता है, या अगर यदि ये लंब होगा तो इसको आधार कहेंगे और ये लंब होगा तो ये आधार होगा। ये ध्यान रखना है। वो कैसे लंब आधार को हमें यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बारे में हम आगे समझेंगे कि कौन लंब हो सकता है, कौन आधार हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझा जाए कि अगर हम इसको लंब मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसको हम लंब मानते हैं, ठीक है, यदि ये लंब होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। इतना समझना है कि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर इस समकोण बनाने वाली भुजा में लंब ये है तो आधार ये वाला हो जाएगा। यदि इसी को हम लंब मानते हैं तो आधार ये हो जाएगा। यानी लंब आधार जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और लंब आधार कौन होता है, तो जिस भुजा के द्वारा यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण यहाँ पर यानी 90 डिग्री का निर्माण होता है, तो यही दोनों भुजा लंब और आधार हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद कौन सा कर्ण होता है, कौन लंब होता है, आपको एक फिगर दिया हुआ रहेगा, उसके हिसाब से आपको हिसाब बनाना है, क्वेश्चन को हल करना है कि इसमें कौन लंब है, कितना लंब होगा, कितना आधार होगा। तो इसका कुछ सूत्र है, ठीक है ना, कुछ फॉर्मूला है, तो इसको आपको सबसे पहले याद रखना होगा।
तो सबसे पहला हमको फॉर्मूला पढ़ना है इस पर आधारित, ये 3 भुजा पर आधारित हमको फॉर्मूला पढ़ना है कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर पढ़ना है कि कर्ण बराबर क्या होता है। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसका अंडर रूट होता है। देखिए कर्ण था यानी सबसे बड़ी भुजा था, तो इन दोनों भुजा के स्क्वायर करके यहाँ पर हमने जोड़ दिया। लेकिन जब छोटी भुजा निकालना कहेगा, यहाँ पर तो कर्ण था, तो जब बड़ी भुजा निकाल रहे हैं तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। लेकिन जब छोटी भुजा निकालना रहेगा यानी कर्ण को छोड़ करके अगर लंब निकालना है, ठीक है, लंब निकालेंगे तो क्या होगा कि बड़ी भुजा में से, तो बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर में से क्या करेंगे, आधार स्क्वायर को क्या करेंगे यहाँ पर घटा देना है, यही याद रखना है। अब इसके बाद आधार, तो आधार बराबर क्या होगा, तो आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा में से क्या करेंगे, इसको लंब को घटाएंगे। फिर से यहाँ पर देखा जाए, लंब निकाल रहे थे, हमको ये निकालना था, तो कर्ण में से क्या कर दिए, आधार को घटा दिए। लेकिन अब हमको आधार निकालना है, तो आधार निकालेंगे तो कर्ण में से क्या करेंगे, इसको लंब को घटा देंगे। तो कर्ण स्क्वायर में से क्या घट जाएगा, यहाँ पर लंब घट जाएगा, लंब का स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट हो गया। ये हो गया भुजा के आधार पर। अब यहाँ पर जो है से कोण के आधार पर कुछ सूत्र है, उस सूत्र को हम समझते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ये सूत्र लिख देते हैं, इसको पूरा कंठस्थ याद होना चाहिए। जो भी फॉर्मूला लिख रहे हैं अगर ये आपको कंठस्थ याद रहता है तो चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप पूरा उसको एकदम झटके में हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सबसे पहला जो सूत्र होता है इसका नाम है साइन थीटा, ठीक है ना। उसके बाद है कॉस थीटा, उसके बाद है टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है, इसको याद रखना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। इसके बाद टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ये तो हो गया हिंदी में, ठीक है ना, यानी अक्षर में ऐसे हम इसको लिख सकते हैं हिंदी में। लेकिन अगर आपको संकेत में लिखना हो तो संकेत में लिखना हो तो याद रखेंगे कि लंब को हम P लिखते हैं, कर्ण को H लिखते हैं, आधार को B लिखते हैं और कर्ण को यहाँ पर H लिख दिया। लंब को क्या लिखा, तो P लिखा, आधार को क्या लिखा, तो B लिखा। यानी P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस, ठीक है, और B का मतलब बेस। यानी सीधा याद रखना है कि लंब को P कहेंगे, कर्ण को H कहेंगे, माने ये संकेत हो गया लिखने का। अब इसके बाद जो है ना, ये तो आप संकेत में लिख लिए। अब यहाँ पर आना इसका उल्टा, देखिए इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा। और कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है। और ये टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब यहाँ पर ये चीज़ देखा जाए, उल्टा का मतलब कि नीचे से ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो कर्ण है सो ऊपर चल जाएगा, कर्ण कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और लंब कहाँ चलाएगा, तो नीचे, ठीक है। तो कर्ण को क्या चीज़ से लिखते हैं, H से लिखते हैं, और लंब को किस से लिखते हैं, लंब को लिखते हैं P से। फिर उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा है, तो कॉस का। तो कॉस का क्या है, कर्ण चल जाएगा ऊपर और आधार चलाएगा नीचे, ठीक है, आधार चलाएगा नीचे। तो कर्ण को क्या लिखते हैं, H, आधार को लिखते हैं B। अब इसका देखा जाए, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो टेन का सूत्र क्या है, आधार ऊपर चल जाएगा और लंब कहाँ चलाएगा, नीचे। तो आधार को किस से लिखते हैं, आधार को B से लिखते हैं और लंब को P से लिखते हैं। तो ये सूत्र आपको याद रखना चाहिए। अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद हम कर्ण को, लंब को, आधार को ये थीटा के आधार पर हम कैसे निकाल सकते हैं और फिर भुजा के आधार पर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए उसके बारे में सीखते हैं। ये बात जो क्वेश्चन रहेगा आपको इस तरह से रहेगा कि दिए गए आकृति के अनुसार, दिए गए आकृति के अनुसार क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। अनुसार निम्न का मान ज्ञात करें, निम्न का मान ज्ञात करें। अब देखा जाए, आकृति आपको ऐसे दे देगा, ये ऐसे दे दिया, यहाँ पर दे दिया A, यहाँ पर दे दिया B, यहाँ पर दे दिया C, ये आपका 90 डिग्री है।
तो 90 डिग्री मतलब ये समकोण त्रिभुज है। बाकी यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको अभी एक कोण का माप दे दिया है, यहाँ पर मान लिया कि थीटा दे दिया है, ठीक है ना, क्या दे दिया है, थीटा दे दिया। अब इसके आधार पर आपको कहता है, क्या कह रहा है कि पहला में निकालिए कि साइन थीटा, दूसरा में निकालिए कॉस थीटा, ठीक है, और तीसरा में निकालिए टैन थीटा, और चौथा में निकालिए आप कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखना है, ये क्वेश्चन है। अब ऐसा दिया हुआ है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें मान नहीं दिया, चलिए हम मान दे करके लिख देते हैं कि ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 5 मीटर है। क्वेश्चन ऐसा रहेगा और इसके अनुसार कहता है दिए गए आकृति के अनुसार आपको सभी का मान ज्ञात करना है। तो जब तक हमको ये सूत्र नहीं याद रहेगा तब तक हम कैसे याद कर सकेंगे, कैसे बना पाएंगे। तो देखा जाए इसमें साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले यहाँ देखा जाए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा कर्ण यानी P बटा H। तो यहाँ देखा जाए लंब कौन होगा, इसमें तो हमें पता नहीं कि लंब कौन होगा, तो अभी निर्णय करना है कि कोण के आधार पर जो कोण दिया हुआ है, यहाँ पर भी देखना है जो पूछ रहा है यहाँ पर उसी के आधार पर चलेंगे, उसी के सामने चलेंगे तो लंब होगा। याद रखना है कि जो कोण का माप दिया हुआ है, जैसे यहाँ थीटा दिया होता है, थीटा कहाँ है भाई, थीटा यहाँ है, तो जो दिया हुआ है कोण उसके सामने वाला जो भुजा हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। ये तो कर्ण होगा, अभी तुरंत हम बताएं कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। अब जो थीटा दिया हुआ थी इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया, तब अब कौन भुजा बच गया, ये बच गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या नाम होता है भुजा का, लंब आधार कर्ण। तो कर्ण हमको मिल गया, लंब भी मिल गया, और ये क्या बच गया, ये आधार हो गया, हुआ ना आधार। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको आधार बोलेंगे। तो अब यहाँ पर देखा जाए लंब कितना है, तो लंब कितना हो गया, BC है, यानी B से C है तो BC हो गया। और कर्ण कितना है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा, इसका नाम क्या है, AC, ये हो गया AC। तो BC कितना दिया हुआ है, BC है 4 मीटर। AC कितना है, AC देखा जाए कितना, AC है 5 मीटर। तो यानी क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। आया समझ में। इसके बाद कॉस थीटा, चलिए कॉस थीटा देखते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आप ध्यान से सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे तो, ठीक है ना। तो आधार इसमें खोज रहा है, तो बताइए थीटा के सामने तो ये लंब हो गया, तो बच गया कौन आधार, तो आधार कितना है 3। इसका नाम क्या है, इसका नाम है AB। अब बट्टा में कर्ण कौन है, कर्ण है AC, कर्ण है AC। तो AB कितना है, AB है 3, चलिए 3 लिखते हैं, और फिर कितना है AC 5, यानी 3 मीटर 5 मीटर, मीटर से खत्म हो जाएगा ये, तो यानी 3/5 हो गया। अब इसको करके देखते हैं टैन थीटा। तो टैन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा आधार, ठीक है। ध्यान से समझते जाना है, यदि आप इसको ध्यान से समझ गए, अच्छे तरीके से समझ गए, तो आप तो खुद सीख ही जाएंगे, आप दूसरे स्टूडेंट को भी आप हेल्प कर सकेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझा जाए कि टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार है। तो लंब इसमें कौन है, थीटा के सामने यहाँ पर लंब देखना है, थीटा के सामने लंब कितना है, 4 है। इसका नाम क्या था, नाम था BC। आधार का नाम क्या है, आधार का नाम क्या है, तो AB। तो BC कितना है, BC है 4, AB कितना है, AB है 3, AB आंसर हो गया। अब यहाँ पर आइए कोण थीटा में। तो कोण थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटा लंब, ठीक है। तो आधार कितना है, आधार देखा जाए, आधार कौन है, आधार 3 है, यानी AB। और लंब कितना है, लंब है BC। तो AB हो गया 3 और BC हो गया 4, यही हो गया इसका आंसर। तो जो कोण का माप दिया हुआ है, ध्यान रखना है कि जो कोण का माप दिया हो रहेगा उसके सामने लंब हो जाएगा, सबसे जो बड़ी भुजा है उसको कर्ण कहेंगे, बाकी जो है वो बच जाएगा, वो आधार हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा रहे, देखिए इसको क्या करना है, इसको आप लोग को बनाना है। यहाँ पर हम लिखते हैं P, यहाँ पर लिखते हैं Q, यहाँ पर लिखते हैं R। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब यहाँ पर दे देगा 30 डिग्री, ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पर दे दिया 30 डिग्री। ये वाला है आपका, मान लिया जाए कि ये है आपका 50, ये है आपका 30, ठीक है ना, और ये है आपका 40 मीटर।
अब यहाँ पर आपको पूछेगा कि साइन 30 डिग्री बराबर कोस 30 डिग्री बराबर, ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कोण का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो याद रखना है, जितना दिया हुआ है यहाँ पर डिग्री का मान, कोण का मान, उसी के सामने हम जाएंगे तो उसके सामने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा ये क्या है? ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो नीचे जो बच गया तो कर्ण है, ये लंब है, तो एक कौन भुजा बच गया है? एक भुजा बच गया आधार, तो नीचे क्या हो जाएगा? आधार। अब जैसे यहाँ पर बनाए हैं तो लंब है, आधार है, कर्ण है। अगर ये थीटा जो लिखा हुआ है जैसे साइन 30 डिग्री बता, साइन 30 डिग्री का मतलब हो गया कि साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण हो गया। तो लंब कितना है किसके सामने? 30 के सामने। तो 30 के सामने लंब, तो लंब कितना दिया हुआ है? 40। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर 40। ऐसे क्या लिखते हैं? PQ बटा में PR लिखते हैं। तो 40 यहाँ पर हो गया। और कर्ण, तो कर्ण कौन वाला है? ये 50 है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसको आप लोग बना लेंगे। इसके बाद फिर क्या है कि अगर मान लीजिए कि थीटा नहीं दिया हुआ है, ये तो कोण के आधार पर हमने बता दिया, लेकिन अगर एक कोण नहीं दिया हुआ है तब क्या करेंगे? हम शीर्ष के आधार पर निकालेंगे। आइए उसको समझते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है देखिए इस ढंग से पूछेगा, जैसे मान लें कि यहाँ पर दिया कि दिए गए आकृति के अनुसार इसका मान ज्ञात करें। अभी हमने देखा कि जो न्यून कोण दिया हुआ रहता था, जैसे मान लें कि यहाँ पर 45 डिग्री है, तो इसके अनुसार पूछता था, इसके सामने वाला ये लंब हो जाता था, और जो बड़ी भुजा है सो कर्ण हो जाता था, और जो एक बच गया से आधार हो जाता था। वही काम इसमें भी देखना है। सबसे पहले हमको डिसाइड कर लेना है कि सबसे पहले कर्ण को देखना है, कर्ण इसमें कौन है, क्योंकि कर्ण चेंज नहीं होता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? जो तिरछा है, तो ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है, ये कर्ण हो गया। इसके बाद देखना है क्या कि लंब कौन होगा? आधार कौन होगा? तो सबसे पहले हम एक लंब को चुन लेंगे और जो बच जाएगा से क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो यहाँ देखना है P, तो शीर्ष दिया हुआ है P। अब इसी के आधार पर पूछ रहा है, तो P के सामने लंब कौन है? क्या है? तो P के सामने वाला भुजा कौन हो जा रहा है? देखिए इसके सामने वाला ये हो जा रहा है। अगर R पूछता तो R के सामने कौन हो जाता? ये हो जाता PQ, मैंने इसके सामने 8 हो जाता है। तो P के सामने पूछ रहा है, तो यहाँ पर साइन थीटा का पहले सूत्र लिख देना है। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है? तो P के सामने चले जाइए, तो P के सामने कौन है? तो RQ, यानी QR भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और कर्ण कौन है? तो कर्ण तो देखिए कर्ण तो बदलता नहीं है, तो कर्ण कौन है? सबसे बड़ी भुजा, यानी PR, यहाँ हो जाएगा PR। तो QR का मान कितना दिया हुआ है? ये है 6 मीटर। और PR का मान कितना है? तो PR का मान कितना है? 10। ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद tan P, देखिए tan है, इसमें भी P कह रहा है, यानी P के सामने हमको लंब चलना है, ठीक है ना। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है? पहले देख लिया जाए। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। तो बताइए लंब कौन होगा? P के सामने देखना है, तो P के सामने लंब कौन है? वही बात है कि QR है, ठीक है। आधार अब देखा जाए, यहाँ कर्ण तो बदलता नहीं, कर्ण जैसा वैसे ही रहेगा। यहाँ ही लंब हो गया, तो जो एक वो बच गया उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो इसका आधार का नाम क्या हो जाएगा? PQ। क्या हो जाएगा? PQ। तो QR कितना है? 6, और PQ कितना है? 8। ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर P के आधार पर हमने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए चेंज हो गया, अब कह रहा है कि tan R के आधार पर आइए। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है? इसका होता है लंब बटा आधार, ठीक है। जैसा कहेगा उसी के अनुसार हमको लिख देना, अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है। यहाँ क्या याद रखना है कि जो दिया हुआ उसी के अनुसार चलेंगे, उसके सामने जाएंगे तो लंब होगा, और जो एक भुजा बच गया सो आधार होगा। तो यहाँ R है, तब R के सामने जाइए, R के सामने जा रहे हैं तो कौन हो गया? ये PQ। तो R के सामने 8 है ना, तो 8 यहाँ से यहाँ तक है, कहाँ से? P से लेकर के Q तक है, तो कौन हो गया? ये PQ हो गया। लंब खोज रहा था तो लंब हो गया R के सामने। आधार नहीं खोज रहा, आधार खोज रहा है, तो आधार कौन हो जाएगा? जो बच गया। ये तो कर्ण दिया हुआ है, तो लंब हो गया, तो जो बच गया से क्या हो जाएगा? आधार। तो यानी QR क्या हो जाएगा? आधार। ये है आपका 8, और ये वाला कितना है? 6। अब यहाँ पर cos R, तो cos R, तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है? देखा जाए cos थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान दिया जाए, यहाँ R कह रहा है,
लेकिन हमको आधार खोज रहा था। आर के सामने तो लंब कौन है, आर के सामने लंब कौन है, 8 है। लेकिन हमको लंब नहीं लिखना है, हमको आधार लिखना है। तो ये लंब हो गया, तो आधार कौन बच गया, ये आधार बच गया 6 यानी क्यू आर। ठीक है ना, तो क्यू आर। और कर्ण कितना है, कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, तो यानी पी आर। तो क्यू आर कितना था 6 और पी आर कितना था 10। समझ में आया। फिर से इसको देखा जाए, इसमें कह रहा है कौशिक, इसको समझ लिया जाए फिर से। इसमें क्या कह रहा है कि कॉस आर, तो इसमें आर का मतलब आर के सामने हम लंब गए, तो लंब तो यहाँ खोज नहीं रहा है, यहाँ आधार खोज रहा है। तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार कौन बचेगा 6, तो ये वाला क्यू आर हो जाएगा। और कर्ण कौन होता है, सबसे बड़ी भुजा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी आर यानी 10। अब यहाँ कौशिक पी है, तो कौशिक थीटा का सूत्र क्या होता है देखा जाए। कौशिक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो यहाँ लिखेंगे सेक कौशिक पी, ठीक है ना। तो कौशिक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा लंब। क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण कितना है, जो सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, सबसे बड़ी भुजा है 10 है, तो इसका नाम क्या है, नाम है पी आर। और लंब कौन है, लंब किसके सामने जाना है, पी के सामने। तो पी के सामने जाइए तो लंब कौन हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। लंब खोज रहा है तो यहाँ क्यू आर हो जाएगा। तो पी आर कितना है, पी आर 10 है और क्यू आर कितना है 6 है। ये हो गया इसका आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ना सेम इसी तरह का है, तो ये आपको जो है ना, ये आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। आप इसको कंप्लीट करें और कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर कितना आएगा, केवल आपको ये आंसर लिखना है इस तरह का, ठीक है ना, कि पहला का कितना आंसर, दूसरा का कितना आंसर और तीसरा का कितना आंसर। इस तरह से आपको ये 5 क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद है कि आज का ये जो क्लास है आपको अच्छे तरीके से इसमें जो भी बताया गया समझ में आया होगा। तो यह वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा, अच्छा लगा, आपके नॉलेज को बढ़ाने वाला है, तो आप इसको लाइक कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें। और यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड हो तो तुरंत आपको मिल सके। तो फिर मिलते हम इसी टॉपिक को लेकर के अगले वीडियो में।